वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात उस रिकॉर्ड के बारे में जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड टूटा है वो अमेरिका में चिंता की लकीरें बढ़ा गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही पिछली सरकार का रिकॉर्ड तोड़ा है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का 37वां दिन हो गया। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है, जिसे अब रिकॉर्ड शटडाउन के नाम से जाना जा रहा है। ट्रंप ने किसी और का नहीं बल्कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले रीजन में डोनाल्ड ट्रंप ने 35 दिन का शटडाउन किया था और दूसरे टर्म में शटडाउन को 37 दिन हो चुके हैं। यानी पहले रिजीम के ऐतिहासिक शटडाउन के रिकॉर्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक कर दिया और अब भी शटडाउन खत्म होने के कोई आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में कोई बातचीत बन ही नहीं पा रही है फंडिंग बिल को लेकर, बजट को लेकर। लेकिन आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन अमेरिका में जो इस वक्त हालात दिख रहे हैं, तो सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को किस राह पर लेकर जा रहे हैं। उसके हिसाब से तो उनका नारा होना चाहिए, लेट्स अमेरिका शट डाउन अगेन या लेट्स अमेरिका डाउन अगेन। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सनक में कैसे अमेरिका को बर्बाद करने पर तुले हैं, इसके सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इस शटडाउन का असर अमेरिका में दिखने लगा है, लोगों की जेब पर, लोगों की जिंदगी पर, रोजमर्रा के कामकाज पर। सरकारी कामकाज ठप होने की वजह से सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारे काम रुके हुए हैं। सरकारी एम्प्लॉय बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, कुछ को अनपेड लीव पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा सरकारी प्रोग्राम में कटौती होने लगी है, उड़ान में देर हो रही है। ये सब अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच अनबन का नतीजा है। ट्रंप भी जिद पर अड़े हुए हैं, विपक्ष भी अपनी जिद पर लगा हुआ है। नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन दोनों के बीच में आम अमेरिकी नागरिक पिस रहा है। सीनेट में 14 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जनरल बजट पर सहमति नहीं बन पाई है। ताजा वोटिंग में 54 के मुकाबले 44 वोट से प्रस्ताव खारिज हो गया। किसी भी डेमोक्रेट सांसद ने सरकार को फंडिंग देने वाले प्रस्ताव का समर्थन ही नहीं किया। अमेरिकी संसद में इस वक्त फिलबस्टर की कंडीशन बनी हुई है। इसके जरिए सांसद किसी बिल पर बहस को जानबूझकर लंबा खींच सकते हैं, ताकि उस पर वोटिंग देर से हो या बिल्कुल ही ना हो पाए। अमेरिकी सीनेट में किसी भी प्रस्ताव पर बहुत खास अहम जो बहस होती है, उसको खत्म करने और वोटिंग कराने के लिए क्लॉटर के नाम की एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए कम से कम 100 में से 60 सीनेटर को समर्थन देना जरूरी होता है और इसी वजह से ट्रंप का फंडिंग बिल अटका हुआ है। विपक्ष इस नियम का इस्तेमाल सिर्फ कानून पास होने से रोकने के लिए करता है, भले ही मुद्दा कितना भी जरूरी क्यों न हो। हालांकि इसमें नुकसान यह है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है। 4 साल पहले जब बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी सत्ता में थी, तब वो भी इसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप के रिपब्लिकन ने इसका विरोध किया और इसी वजह से इसे खत्म नहीं कर पाए। और आज यही नियम डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बन चुका है और अमेरिका में जनरल बजट पास नहीं हो पा रहा है। अब अमेरिका की स्थिति है कि अरबों डॉलर का नुकसान हर रोज हो रहा है। कांग्रेसनल बजट ऑफिस सीबीओ की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक शटडाउन से यूएस में क्या असर हुआ है वो जान लीजिए। 1 लाख करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। चौथी तिमाही में जीडीपी 1 से 2% गिर सकती है। हर दिन 3,300 करोड़ की सैलरी का नुकसान हो रहा है। 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चलाने को मजबूर हैं। 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकी भूख की कगार पर पहुंच गए हैं। स्नैप प्रोग्राम, जो कि एक कूपन फंडेड प्रोग्राम है लोगों को खाना देने के लिए, उसको बंद कर दिया गया है। यूएसडीए के पास स्नैप के लिए सिर्फ 5 अरब डॉलर का रिजर्व फंड बचा हुआ है। फूड स्टैम्प जारी करने के लिए 9.2 अरब डॉलर की जरूरत है, जो कि उनके पास नहीं है। सीबीओ के डायरेक्टर ने कहा है कि शटडाउन के कारण सरकारी खर्च में देर हो रही है और इसका अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ा है। यह असर कुछ हद तक खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता है। वहीं फूड सप्लाई प्रोग्राम रुकने के बाद न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया समेत 25 राज्यों में इस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा डाल दिया गया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर ली गई है। इन राज्यों का कहना है कि लाखों लोगों की फूड सप्लाई को रोकना गैर कानूनी है
और अमानवीय है। महंगाई के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि 3% से ज्यादा जा चुकी है। यह भी एक ऐतिहासिक लाइन है। कई चीजें तो बंद हो चुकी है अमेरिका में। अब कह रहे हैं कि एविएशन सेक्टर पर भी खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका में शटडाउन के चलते हवाई यातायात सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। देश के कई हवाई अड्डों पर उड़ानें या तो देर से चल रही हैं या फिर रद्द कर दी जा रही हैं। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को वेतन नहीं मिला है और अगर यही स्थिति जारी रही तो हवाई यातायात को ठप करना पड़ेगा। इस पर गंभीर असर हो जाएगा। अब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे FAA के नाम से जाना जाता है, उन्होंने देश के अंदर 40 बड़े हवाई अड्डों पर 10% फ्लाइट कटौती का आदेश भी जारी कर दिया है। यह कटौती 7 नवंबर से लागू भी कर दी जाएगी। पहले 4% की जाएगी, फिर 6% और फिर इसे धीरे धीरे 10% तक बढ़ाया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि शटडाउन के चलते हजारों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और TSA अधिकारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनका घर नहीं चल रहा है और अब वो आंदोलन की बात कर रहे हैं। वो हवाई सेवा ठप करने की बात कर रहे हैं। और अगर स्टाफ की कमी होती है तो एयर ट्रैफिक सेफ्टी का खतरा बढ़ेगा और अगर एयर ट्रैफिक सेफ्टी का खतरा बढ़ेगा तो एविएशन सर्विस को बंद करना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे अमेरिका में कई बड़े एयरपोर्ट जैसे कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC और शिकागो में उड़ानें प्रभावित होने लगी हैं। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अभी इसका असर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हालात यही रहे, इसी तरह से चलते रहे तो इंटरनेशनल सर्विसेज पर भी इसका असर होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी अमेरिका पहुंचेंगी तो उस पर भी इसका असर देखा जाएगा, वो उड़ानें भी कम कर दी जाएंगी। अब FAA ने जो कहा है उसका इंपैक्ट क्या है वो देख लीजिए। 40 वेस्ट एयरपोर्ट में 10% फ्लाइट की कटौती कर दी गई है। लगभग 1800 उड़ानें रद्द या घटाए जाने की तैयारी है। कटौती जो है वो रीजनल और घरेलू उड़ानों पर लागू होगी। हर दिन 3,500 से 4,000 उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। 4 दिन में 20,000 से ज्यादा उड़ानें देर से चली हैं। 4,000 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। 5 नवंबर को ही 2100 से ज्यादा उड़ानें देर से चली, जिससे अमेरिका में 32 लाख यात्री प्रभावित हुए। 13,000 एयर कंट्रोलर और 50,000 TSA बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जो कभी भी काम बंद कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स में 80% तक स्टाफ ही नहीं है। FAA के पास करीब 3,500 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कम हो गए हैं। कई कंट्रोलर्स को जबरन ओवरटाइम करना पड़ रहा है। यूके और अमेरिकन एयरलाइंस के शेयरों में करीब 1% की गिरावट देखी जा रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इमरजेंसी सर्विस के तहत आते हैं, इसलिए वो काम पर तो आ रहे हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है। ज्यादा दिन शटडाउन जारी रहने से वो काम करना बंद कर सकते हैं, काम करने से मना कर सकते हैं, हड़ताल पर जा सकते हैं, आंदोलन की चेतावनी दे सकते हैं। वहीं एयरपोर्ट्स में स्टाफ की कमी अभी से होने लगी है। लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो सेफ्टी और हेल्थ के हिसाब से खतरनाक है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से भी ओवर टाइम करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक चूक किसी भी बड़े हादसे को आमंत्रित कर सकती है, निमंत्रण दे सकती है। इसलिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है कि अगर हवाई यातायात की दिक्कतें बढ़ी तो और ज्यादा उड़ानों को रोकना पड़ेगा, पाबंदियां लगाई जाएंगी। इससे पहले FAA अधिकारी डफी ने कहा था कि अगर शटडाउन 1 हफ्ते और चला तो मास केओस हो सकता है, यानी बड़े पैमाने पर हाहाकार मच सकता है। मास केओस का मतलब यही होता है। FAA प्रमुख का बयान जो है ब्रैडफोर्ड ने, उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारियों में तनाव और थकान बढ़ रहा है। अगर इसे अनदेखा किया गया तो एयरलाइन सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं एयरलाइंस ने कई बार शटडाउन समाप्त करने की डिमांड की है, अपील की है, और यह भी कहा है कि इससे एविएशन इंडस्ट्री की सिक्योरिटी पर, सेफ्टी पर खतरा पड़ रहा है। इससे विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इसे फौरन रोका जाए। यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी उड़ानें घटाने की योजना बना ली है। अगर हम अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका एक इतना बड़ा मुल्क, जहां पर एविएशन इंडस्ट्री ही ट्रांसपोर्टेशन का मेन माध्यम है, रेल और रोड से ऊपर, और इसका वहां की इकोनॉमी पर एक बड़ा इंपैक्ट होता है। इसके साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री करीब 10 मिलियन से अधिक अमेरिकियों को रोजगार प्रदान करता है। हवाई सेवा में सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट, एयरलाइंस, कार्गो फ्लाइट्स, टूरिज्म
और सप्लाई चेन भी शामिल है। आपको बताते हैं कि अमेरिका के लिए एविएशन इंडस्ट्री कैसे काम करती है और एविएशन इंडस्ट्री का इस तरह से खतरे में आना क्यों ठीक नहीं है। आइए नजर डालते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन इंडस्ट्री अपने पास ऑपरेट करता है। जीडीपी में यहां की एविएशन इंडस्ट्री का जो हिस्सा है वो 5% है। लगभग 120 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है और हर दिन 25,000 से ज्यादा उड़ानें यहां संचालित की जाती हैं। देश भर में 5,000 से अधिक एयरपोर्ट हैं और लगभग 500 बड़े हवाई अड्डे हैं जहां से मैसिव जो यात्री हैं वो जर्नी करते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। 25 में से एक अमेरिकी की नौकरी एविएशन इंडस्ट्री से ही आती है। अमेरिका का कार्गो सेक्टर, एविएशन कार्गो सेक्टर बहुत बड़ा है जो लाखों टन सामान इधर से उधर करता है, पहुंचाने का काम करता है, दुनिया भर में सप्लाई करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन यानी कि दोनों के दोनों सेक्टर इस पर डिपेंड करते हैं और इसी वजह से चूंकि अमेरिका में एविएशन इंडस्ट्री बहुत बड़ा है तो इससे बहुत फायदा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और पर्यटन इंडस्ट्री को। हर साल 8 करोड़ से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट अमेरिका पहुंचते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो टूरिज्म है वो अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री से संचालित होती है, क्योंकि 5,000 एयरपोर्ट हैं यूएस में जो फ्लाइट ऑपरेट करते हैं। अभी तो फिलहाल घरेलू फ्लाइट्स में ही कटौती की गई है, लेकिन अगर हालात यही रहें तो घरेलू हवाई सेवा तो रुकेगी ही, अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर भी असर हो सकता है। लेकिन अगर घरेलू हवाई सेवा रुक गई, जैसे कि मैंने आपको बताया 5,000 एयरपोर्ट हैं, तो ये समझिए कि बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि घरेलू फ्लाइट्स भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बैकबोन माने जाते हैं। जो घरेलू एविएशन इंडस्ट्री है, अमेरिका में हर दिन 20 से 25,000 डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ती हैं। रोजाना का जो नुकसान है इससे वो है 1 से 1.5 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 8,000 से 12,000 करोड़ का नुकसान। हफ्ते भर में ही अमेरिका की इकोनॉमी को 10 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा हो जाएगा। जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उससे अमेरिका को अरबों डॉलर की आय होती है, खास करके लॉस वेगस, ऑरलैंडो, मायामी, न्यूयॉर्क की जो अर्थव्यवस्था है वो भी टूरिस्ट पर ही डिपेंड करती है मोस्टली। हालांकि एक बड़ा हिस्सा बिजनेस से आता है, यानी कि हर फ्लाइट से सरकार को टैक्स के तौर पर कमाई होती है, टूरिस्टों के तौर पर कमाई होती है, टूरिज्म के तौर पर कमाई होती है। और अगर बंद हुआ तो टैक्स का घाटा होगा, टूरिस्ट का घाटा होगा, टूरिज्म का घाटा होगा। ज्यादातर बिजनेस ट्रिप्स घरेलू उड़ानों से होती हैं। फ्लाइट बंद होने से नुकसान होगा, सप्लाई चेन पर असर होगा। सप्लाई चेन पर असर होने से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि आपूर्ति घट जाएगी और डिमांड वहीं की वहीं रहेगी। तो डिमांड और सप्लाई में जब गड़बड़ी आएगी तो जाहिर सी बात है अमेरिकियों की जेब पर और असर होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में सरकारी शटडाउन ने आम जनता को प्रभावित किया हो, लेकिन पहली बार यह है कि यह सबसे लंबा चलने वाला शटडाउन हो चुका है। और पहली बार यह है कि हालात इस बार पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। महंगाई, आर्थिक अस्थिरता और सरकारी सिस्टम के ठप हो जाने से लाखों अमेरिकियों की रसोई सूनी पड़ गई है। शटडाउन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही खराब की स्थिति में है, खराब की श्रेणी में है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी पर उसके जीडीपी के रेशियो का 125% डेट है, यानी उसकी जीडीपी से 125% ज्यादा। हालांकि अमेरिका में शटडाउन का इंपैक्ट जो है वो इस बार बहुत गंभीर देखा जा रहा है इसी वजह से। और शटडाउन वैसे पहली बार नहीं है, लेकिन सबसे लंबा और ऐतिहासिक शटडाउन हो चुका है। 1977 में पहली बार शटडाउन की शुरुआत हुई थी, जब एक दिन के लिए फेडरल ट्रेड कमीशन को बंद किया गया था। बजट पर विवाद के चलते ऐसा पहली बार हुआ जब फेडरल एजेंसी बंद हुई। 1600 कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा और करीब $7 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार शटडाउन की घोषणा की गई, लेकिन हर बार कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता था। इस बार कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। दिक्कत इस बात की है, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही सरकार को 3 बार शटडाउन का सामना करना पड़ा। 2019 का शटडाउन सबसे ज्यादा 35 दिनों तक जारी रहा था, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ का घाटा हुआ था। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका में किस राष्ट्रपति शासनकाल में कब कब शटडाउन लगा।
आइए देखते हैं, 1980 से शुरू करेंगे, जिमी कार्टर से बातचीत करेंगे, उसके बाद आपको टाइमलाइन में आगे लिए चलेंगे। जिमी कार्टर में सबसे पहला शटडाउन लगा, उसके बाद रोनाल्ड रीगन के टाइम में 3 शटडाउन लगे, जो 1981, 1984 और उसके बाद 1986 में लगा। उसके बाद जॉर्ज बुश के टेन्योर में लगा एक शटडाउन, फिर बिल क्लिंटन की सरकार आई 1995 से 1996 के दरमियान 2 शटडाउन इसमें लगे। बराक ओबामा आए 2013 में, वहां पर 1 शटडाउन का सामना करना पड़ा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए 2018-19 में, डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन यहां पर 2 बार शटडाउन लगाया, और ये जो शटडाउन है डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम का तीसरा शटडाउन है। डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में जो पिछला शटडाउन था 35 दिनों का, 17-18 का, वो सबसे लंबा शटडाउन माना जाता था, लेकिन अपने ही रिकॉर्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में तोड़ दिया है। अब किसके शासनकाल में कितने दिनों का शटडाउन रहा था, यह भी जल्दी से जान लीजिए। जिमी कार्टर के शासनकाल में 11 दिन का शटडाउन रहा, जो 1978 में लगा था। और इसके बाद जो है वो कई बड़े छोटे शटडाउन हुए, लेकिन उसका बहुत कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, बहुत काउंट भी उसे नहीं किया गया जब जिमी कार्टर वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। फिर बात करते हैं रोनाल्ड रीगन की। 1981 में बस 1 दिन का शटडाउन लगा, जो मैनेजेबल था और इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। फिर 1984 में 2 दिन का शटडाउन हुआ, इसको भी मैनेज कर लिया गया। फिर 1986 में 1 दिन का शटडाउन हुआ, जो भी मैनेजेबल था, उससे भी परेशानी नहीं हुई। फिर आया बिल क्लिंटन का रेजिम। जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने तो 1995 में 5 दिन का शटडाउन लगा। फिर 1996 में एक लंबा शटडाउन आया, जो कि बिल क्लिंटन के रेजिम में था, 21 दिन का शटडाउन लगा, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा। फिर आए बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनकर, बराक ओबामा के रिजीम में 2013 में 16 दिन का शटडाउन लग गया। उसके बाद हालांकि उनके रिजीम में कोई शटडाउन नहीं लगा, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से वहां की सरकार चलाई। फिर आए 2017 में ट्रंप साहब, और ट्रंप साहब के रिजीम में 2018-19 में 35 दिन का शटडाउन लगा, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था, क्योंकि इसका ये जो रिकॉर्ड है ये ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही तोड़ दिया है। हुआ यह था कि उस समय ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर वॉल के लिए फंड की मांग की थी, जिसका विरोध हो रहा था, और इसकी वजह से बजट पास नहीं हो पाया था और अमेरिका शटडाउन में चला गया था। अमेरिका में कई बार शटडाउन बजट पर कांग्रेस और राष्ट्रपति का डिसएग्रीमेंट होने से होता है। 1980 से पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन 1980 में अटॉर्नी जनरल बेंजामिन सिविलेटी ने एंटी डेफिशिएंसी एक्ट की एक कानूनी राय जारी की, जिसमें कहा गया कि अगर फंडिंग में कमी होती है तो सरकार को अस्थायी बंद करना पड़ेगा, यानी कि अस्थायी शटडाउन लगाना पड़ेगा। फिर हुआ यह कि 1980 के बाद, खास करके 1990 के बाद, यह नियम और सख्त होता चला गया। जैसे ही फंडिंग बिल समय पर नहीं बनता या फंडिंग रुक जाती है तो सरकार को एक टेम्पररी शटडाउन लगाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बगैर पैसे के फेडरल स्ट्रक्चर में फेडरल गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती हैं और उनको सेंट्रल से पैसा आता है, तो इसमें एक अस्थायी शटडाउन जाता है जब तक फंडिंग बिल पास नहीं हो जाता है। अब ट्रंप के राज में इस शटडाउन का असर काफी ज्यादा हो रहा है, लोगों को गुस्सा इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़ रहा है, नाराजगी बढ़ रही है, अमेरिका की हालत खराब होती जा रही है, कर्ज बढ़ रहा है। $37 ट्रिलियन के ऊपर अमेरिका का कर्ज पहुंच गया है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से 125% के रेशियो पर है। शटडाउन से स्थिति और खराब हो सकती है। कर्ज टू ये जो डेट रेशियो है, जीडीपी टू डेट रेशियो, ये और ऊपर जा सकता है। लेकिन दिक्कत पता है आपको कहां पर है दर्शकों, फ्रेंड्स? दिक्कत यह है कि न रिपब्लिकन्स न डेमोक्रेट्स, दोनों कोई भी शटडाउन पर सहमति बनाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी बात, जो भी हाल में मेयर और गवर्नर इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, उसने डोनाल्ड ट्रंप को और चढ़ा दिया है, वो और एरोगेंट हो गए। उसके बाद से मुझे लग रहा है पर्सनली, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं इसके आकलन की बात करूं, तो ये मामला और लंबा खिंच सकता है। ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच 36 का आंकड़ा बनता जा रहा है, और यहां से स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है अगर इसे बहुत जल्द नहीं सुलझाया गया तो।